हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श आईएएस एकेडमी पर। तो कल से एमपीटेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और जो बच्चे अपेयर करने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से परफॉर्म करके आप लोग आइएगा, ओके। और जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आपकी मेंशन है एडमिट कार्ड में वो ज़रूर लेकर के जाइएगा। बाकी टाइम का खास ख्याल रखिएगा और जो सब्जेक्ट मतलब लग रहा है कि हमारा वीक पोर्शन है तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट ना करें, लाइक मैथ है ना, तो सबसे पहले उसको लेकर के ना बैठें, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर हम स्टार्ट से करें, ओके। बाकी ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और हाँ, कि आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक को जो कि एमपीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इस टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। कंप्लीट बैच कोर्सेज के लिए रेफरल कोड MK200 लगाइएगा, इससे आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, ओके। अगर हम बात करें जो पर्सनालिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, जिसका अर्थ है कृत्रिम चेहरा, ओके। मीन्स हम जिसे कह देते हैं नकाब, ओके। तो पर्सनालिटी ये ओरिजिनेट हुआ है पर्सोना शब्द से और इसका अर्थ है कृत्रिम चेहरा या नकाब। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ का एक स्टेटमेंट है कि व्यक्तित्व विभिन्नशील गुणों का समन्वित रूप होता है, मतलब कि जितने भी हमारे ट्रेट होते हैं उन सब का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, ओके, एक साथ। तो ये हमारी पर्सनालिटी होती है, ओके। अल्पोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक मीन्स मानसिक और शारीरिक दोनों गुण, ओके। तो इनका एक डायनेमिक संगठन, डायनेमिक का मतलब इट कैन बी चेंज, है ना, जो अपने वातावरण के साथ में अपूर्व संबंध रखता है। ये स्टेटमेंट अल्पोर्ट का है, ओके। तो अगर हम बात करें व्यक्तित्व वर्गीकरण के बारे में, पर्सनालिटी की क्लासिफिकेशन के बारे में, तो भाई हमारी पर्सनालिटी को जो सबसे पहले क्लासिफाई किया है बॉडी फ्लूइड यानी कि जो शरीर में द्रव होते हैं इनके आधार पर, ओके। तो वो किया हुआ है हिप्पोक्रेट्स ने, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है तो आप नाम लगा करके आएंगे किसका, हिप्पोक्रेट्स ने किया हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि भाई सामाजिक मूल्यों के आधार पर पर्सनालिटी को किसने डिस्क्राइब किया है, सॉरी क्लासिफाई किया है, तो सामाजिक मूल्यों के आधार पर ई स्प्रेंजर आपका आंसर होगा, ठीक है। इन्होंने 6 प्रकार बताए हुए हैं। अब अगर हम बात करें यहीं पे शरीर की, मतलब जो हमारी बॉडी स्टेट, सॉरी जो बॉडी कंपोजिशन है, जो बॉडी की बनावट है, इसके आधार पर किसने डिवाइड किया हुआ है तो 2 लोगों ने किया हुआ है। तो भाई कृष्मर ने किया है शरीर रचना के आधार पर, इन्होंने भाई 4 प्रकार बताए हैं। एक है दुर्बल काय, एस्थेनिक, और एक है पुष्ट काय, मतलब जो हट्टे कट्टे साहसी ब्रेव टाइप के लोग होते हैं, एक गोल काय पिकनिक, और एक होते हैं विमूर्त डाइसप्लास्टिक। तो ये कृष्मर के अकॉर्डिंग आपके क्या है 4 प्रकार हैं पर्सनालिटी के, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहीं पे अगर हम बात करें शेल्डन के बारे में, ठीक है, तो शेल्डन के बारे में अगर बात करें तो शेल्डन ने भी शरीर की बनावट के आधार पर ही अपना सिद्धांत दिया हुआ है, ओके। इसे हम सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से जानते हैं, है ना। तो भाई एक प्रकार बताया है गोलाकृति, जो भोजन प्रिय आराम पसंद हंसमुख टाइप के होते हैं। एक प्रकार बताया है आयताकृति, जो जोशीले सक्रिय साहसी होते हैं। एक प्रकार बताया है लंबाकृति, जो लंबे पतले दुबले और चिड़चिड़े होते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरी पर्सनालिटी को 1 से लेकर के 7 के पैमाने पे डाला हुआ है, ठीक है। 1 से 7 के पैमाने पर इन्होंने पूरी पर्सनालिटी को डाला हुआ है। तो एक सेकेंड, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें कि सबसे संतुलित पर्सनालिटी किसकी होगी, मतलब सबसे बैलेंस्ड पर्सनालिटी किसकी होगी, जिसमें ये सब चीजें क्या हों, बैलेंस्ड में हो। और बैलेंस्ड नंबर हमारे पास में कौन है, बीच में 4 है। तो मीन्स सब सारे जितने भी चीजें हैं एंडो मेजो एक्टो ये सब 4 पे होनी चाहिए, मतलब बैलेंस्ड हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किसी इंसान में प्रबलता है एंडोमॉर्फिक गुणों की,
है ना। तो भाई प्रबल एंडोमॉर्फिक के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर प्रबलता है एंडोमॉर्फिक गुणों की, और एंडो हमारे पास में फर्स्ट में लिखा है, ठीक है, तो प्रबलता है तो मतलब हाई होगा, ठीक है, तो 7 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहीं पे प्रबल मेसोमॉर्फिक के बारे में, तो भाई प्रबलता है मेसोमॉर्फिक की, तो ये दूसरे नंबर पे लिखा है, तो 7 दूसरे नंबर पे चला जाएगा आपका, ठीक है। और अगर हम यहीं पे बात कर दें कि प्रबल है एक्टोमॉर्फिक गुणों की, प्रबलता है एक्टोमॉर्फिक गुणों की, तो अब 7 ये लास्ट पे है, तो अब 7 लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात आ गई होगी आपको। अब ये एक एक इसके साथ में जोड़ दो, ठीक है, बाकी 7 के पहले ये एंडो का एक जोड़ दो, और एक्टो का ये एक जोड़ दो, और एक्टो के वाला है ना, इससे पहले 2 है, तो ये आपके सबसे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 4 4 रहेगा संतुलित व्यक्तित्व वाले का, और 7 1 1 रहेगा प्रबल एंडोमॉर्फिक का, 1 7 1 रहेगा जिसमें प्रबलता होगी मेसोमॉर्फिक गुणों की, जो प्रबल होगा वो हाई होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा पैमाने में, और प्रबलता है एक्टोमॉर्फिक की, तो 7 यहाँ पर है, ठीक है, 1 1 7, ओके। चलिए अब अगर हम बात करें कि भाई ग्रंथियों के आधार पर किसने पर्सनालिटी को डिवाइड किया है, तो ग्रंथियों के आधार पर पर्सनालिटी को डिवाइड करने वाले हैं हमारे कैनन, हमारे नहीं मतलब जिनके भी हों, ठीक है। हाँ, तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है कैनन ने, ओके। अब हम देखो ऊपर तो हमने बात करी टाइप थ्योरी और शरीर रचना वगैरह के बारे में, लेकिन अब अगर हम बात करें मतलब क्या कहते हैं गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसको देख लेते हैं कि गुणों के आधार पर पर्सनालिटी को किसने डिवाइड किया है। तो आइजेंक ने गुणों के आधार पर किया है, और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, और इनका सिद्धांत कैसा है, बाइपोलर है, द्विध्रुवीय सिद्धांत है, ओके। तो पहला कौन सा है, अंतर्मुखी डैश बहिर्मुखी। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, है ना, अंतर्मुखी डैश बहिर्मुखी, इसको प्रस्तावित किसने किया है, प्रपोज किसने किया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तब हमारा उत्तर हो जाएगा आइजेंक, ठीक है। लेकिन यहीं पे आपसे कह दे कि भाई अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो इसको वर्गीकृत किसने किया है, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा, तब आंसर आपका हो जाएगा कार्ल युंग, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलिए दूसरा टाइप है स्नायु विकृति और स्थिरता, ठीक है। स्नायु विकृति का मतलब जिस इंसान में इमोशंस जो कंट्रोल ना कर पाए, उसकी विल पावर वीक होती है, ओके। स्टेबिलिटी का मतलब हो या तो ऐसा होगा सारी चीजें बढ़िया होंगी, है ना, इमोशनली बैलेंस्ड होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी, ओके। तीसरा इसको बाद में जोड़ा गया है ना, साइकोटिसिज्म, जैसे इंग्लिश याद रखना पूछा गया है कि किसको बाद में जोड़ा गया है, तो साइकोटिसिज्म यानी कि सुपर ईगो और मनोविकृति को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें साइकोटिज्म का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत वीक होते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, मेमोरी वीक है, दिमाग से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है। सुपर ईगो का मतलब ये चीजें स्ट्रांग हो आपकी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार आपको आइजेंक ने बताए हुए हैं, ओके। देख लेना क्योंकि पर्सनालिटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमपी के एग्जाम के लिए। मैंने वो आज लास्ट वाला आपका मैराथन नहीं दे पाई हूँ, इसलिए मैं आज आपको ये करा दे रही हूँ, बाकी तो मैंने चैनल पे कराई दी है अपने, है ना। चलिए तो अब अगर हम कार्ल युंग के बारे में बात करें, तो कार्ल युंग इन्होंने दिया है व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत, ओके। ओरिएंटेशन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आपको कार्ल युंग ने दी हुई है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि मानवतावादी अप्रोच यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्तित्व का, है ना, व्यक्तित्व का मानवतावादी दृष्टिकोण ये किसने प्रपोज किया है, आंसर करो, हु प्रपोज्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन पर्सनालिटी, जल्दी से आंसर कर दो भाई। ऑप्शन भी दे दूं आपको, तो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, लाइक क्या कहते हैं, सॉरी, मैस्लो, कार्ल रोजर्स, आइजेंक या युंग, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि पर्सनालिटी का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया हुआ है, बोलो। जल्दी से बता दो भाई। मैस्लो,
देखो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को प्रपोज किया है मैस्लो ने, ठीक है, लेकिन फाउंडर आपके अगर हम बात करें तो फाउंडर आपके कार्ल रॉजर्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। चलिए, तो व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत हमको किसने दिया हुआ है, ये हमको दिया है कार्ल युंग ने। ओके, इन्होंने सामूहिक अचेतन का सिद्धांत भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सिर्फ हमारी ही इच्छाएं नहीं मौजूद होती हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी भी इच्छाएं मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये सामूहिक अचेतन का सिद्धांत है ना। जब इतने पूर्वजों की इच्छाएं हैं तो मतलब भैया कलेक्टिव कॉन्शियस हो जाएगा। हमारी अपनी होती तो इंडिविजुअल अनकॉन्शियस थ्योरी होती है कि नहीं। चलिए, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं कार्ल युंग। व्यक्तित्व के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक उभयमुखी, ठीक है। अंतर्मुखी वो लोग होते हैं जो लाइक क्या कहते हैं, मतलब दूसरों में है ना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खुद में लिमिटेड रहते हैं, ऐसे लोग आपके आते हैं अंतर्मुखी में, ठीक है। तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते दूसरे लोगों को साथ में, ओके, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वो लोग आपके आ जाते हैं इसमें, ओके। अब अगर हम यहीं पे बात करें मतलब कि बहिर्मुखी के बारे में, तो ये बहुत सोशल होते हैं, है ना, लोगों से बातचीत करना, ये सब चीज़ें इनमें होती हैं, ओके। खूब बढ़िया से बातचीत करेंगे, हंसी मजाक, दोस्त जल्दी बना लेंगे, तो ये सब चीज़ें आपकी होती हैं किसमें, इसमें होंगी, बहिर्मुखी में होंगी। उभयमुखी में क्या है, इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। क्लियर है अभी आपको, बोलो कहीं पे अगर डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से मुझसे। एनी डाउट? ओके, अब हम बात कर लेते हैं शील गुण सिद्धांत के बारे में। शील गुण सिद्धांत अल्पोर्ट ने दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा गुचड़ू पुचड़ू हो जाएगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक काम, चलो बताती हूँ। इन्होंने बेटा 2 प्रकार बताए हैं शील गुण सिद्धांत में, ठीक है, अल्पोर्ट ने जो दिए हैं। एक आपको बताया है सामान्य शील गुण, ओके, सामान्य शील गुण, ओके, जो समाज के अधिकतर लोगों में दिखते हैं, आपके समाज के अधिकतर लोगों में आपको दिखाई दें, है ना, ऐसे गुण आपके। और एक आपका है व्यक्तिगत शील गुण, है ना, व्यक्तिगत शील गुण, जो मतलब किसी एक समाज के पर्टिकुलर कुछ ही लोगों में आपको दिखाई दें, है ना, एक समाज के विशेष लोगों में, ठीक है, ये आपका हो गया। अब जो व्यक्तिगत शील गुण है ना, इसके भी बेटा 3 प्रकार हैं। एक आपका इसे कहते हैं कार्डिनल प्रवृत्ति, कार्डिनल प्रवृत्ति लिख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। एक आपकी इसे कहते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति, एक आपकी इसे हम कहते हैं गौण प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये हो गए। अब अगर हम बात करें रैमंड कैटल के बारे में, तो इन्होंने दिया है 16 PF सिद्धांत, ठीक है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो रैमंड कैटल के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बारे में, है ना, क्योंकि जगह तो बची नहीं है। इन्होंने टोटल 35 गुण निकाले थे, ठीक है, जिसमें से इन्होंने 23 और 12 में डिवाइड किया, बाकी 23 में से इन्होंने फिर 16 गुण को बचाया था। इसी के आधार पर इनकी थ्योरी है 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ये बाइपोलर है, द्विध्रुवीय है, ठीक है। इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। एक आपका बताए हैं सतही शील गुण। सतही शील गुण मतलब जो ऊपर ऊपर है ना, ऊपर परिधि पर ही हमको नजर आ जाते हैं, है ना, एक सतही जो डेली दिखने वाले गुण हमारे होते हैं वो आपके। और एक आपका क्या नाम बताया है, एक मूलशील गुण, ठीक है, मूलशील गुण, ओके। तो ये चीज आपकी हो गई, ये 2 प्रकार हैं। और इसी में से इन्होंने क्या, जो आपके मूलशील गुण हैं, इसी में से 2 में इन्होंने डिवाइड किया था, एक असामान्य और सामान्य में, ठीक है। तो सामान्य में 12 बताए थे, 23 इसमें बताए थे, इसमें से 16 को निकाल लिया था और उसी पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी 16 PF, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है वो बाइपोलर है, यानी कि द्विध्रुवीय सिद्धांत है, ओके। इतनी बात आपको समझ में आई है, और आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है, इसको राइट डाउन करना है तो, ठीक है, जल्दी से लिख लो। नहीं लिखना है, लिखा हुआ है। चलिए, इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं आप लोग प्लीज उनको जरूर देख लीजिए, ओके, प्रैक्टिस कराइए आपको।
चलिए, तो अल्फ्रेड एडलर के बारे में बात करें, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है तो वो कुछ प्रवीणता हासिल करता है, ये साधारणता अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। ओके, आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मोनिका कुशवाहा के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, मोनिका कुशवाहा, और अनअकैडमी पर बैच कोर्स आपको मिल जाएंगे टीचिंग के किसी भी एग्जाम के। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के बारे में। इन्होंने क्या किया है, हाँ, इन्होंने अपने साइकोसेक्सुअल थ्योरी की 5 स्टेजेस बताई हुई हैं, है ना, 5 स्टेजेस। तो कौन कौन सी 5 हैं? एक मुखी अवस्था है, जब काम वासना जन्म से 1 साल है, जब काम वासना कहाँ पर होती है? मुख पर होती है। एक गुदी अवस्था है, जब काम वासना एनल पर होती है, गुदा पर होती है। ठीक है, इसकी 2 टाइप हैं। ओके, एक आपका है धारणात्मक और एक आपका है निष्काशनात्मक। ठीक है, निष्काशनात्मक। ओके, ये 2 टाइप है। एनल स्टेज में ही बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, टॉयलेट प्रशिक्षण दिया जाता है इसी स्टेज में। ओके, अब अगर हम बात करें लिंगी अवस्था के बारे में, पहले के स्टेज के बारे में, तो ये 3 से 6 साल होती हैं और इसी स्टेज में इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्लैंड जन्म लेती है। इलेक्ट्रा पाई जाती है बेबी गर्ल में और ओडिपस पाई जाती है बेबी बॉय में। ठीक है, चलिए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम और लड़कों में माता के प्रति प्रेम होता है। ओके, अब अगर हम बात करें सुप्तावस्था के बारे में, तो इस 6 से 12 वर्ष, इसमें जो काम वासना होती है वो कैसी होती है? वो सोई हुई अवस्था में होती है। यहीं पर बच्चा मतलब लड़का लड़कों के साथ में, लड़कियां लड़कियों के साथ में दोस्ती करती हैं। ठीक है, चलो, तो जननेंद्रिय अवस्था ये 12+ होती है। ये आपकी किशोरावस्था, यहाँ पर जन्म लेता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई, अपोजिट अट्रैक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। तो इसमें इन्होंने हमारे मस्तिष्क को, है ना, मस्तिष्क को एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ के टुकड़े से क्या बोला है, कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। अब इन्होंने 3 आपको बता दिए प्रकार, है ना, मतलब 3 तंत्र बता दिए भी। कौन कौन से 3 हैं? एक तो आपका इदम है, एक आपका ईगो है, एक आपका सुपर ईगो है। ठीक है, चलो, तो इदम मतलब हमारा अचेतन मन। ठीक है, मतलब अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जो हम सोई हुई अवस्था में होते हैं, अलग अलग दुनिया भर के सपने आते रहते हैं। ईगो मतलब हमारा चेतन मन, और ये सुपर ईगो मतलब हमारा कौन सा मन? हमारा अवचेतन मन। ठीक है, तो ये जितनी भी इलीगल इच्छाएं होती ना हमारे दिमाग में, चोरी करना, है ना, फ्रॉड करना, सुसाइड करना, दूसरों को से ईर्ष्या करना, जो चीज तुरंत चाहिए हमको, सारी चीज जो भी दिमाग में आई है, तो ये सब हमारे कहाँ होती? इदम में होती हैं। ओके, तो इन सबको हम तुरंत तो पूरा नहीं कर पाते हैं, पर दब जाती हैं। तो अतृप्त या दमित इच्छाओं का भंडार कौन है? अतृप्त या दमित इच्छाओं का भंडार, तो भाई ये है आपका इदम, है ना, जहां पर इच्छाओं को दबाना पड़ता है। इरोस यानी कि जीवन जीने की जो प्रवृत्ति होती है, ये भी पाई जाती है इदम में। थानाटोस, ये भी मृत्यु यानी कि सुसाइड जो हम, है ना, दिमाग में आता रहता है, ये भी इदम में हमारे होता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। ये बेटा प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सुख के सिद्धांत पे। ठीक है, अब अगर हम ईगो के बारे में बात करें, तो ये रियलिटी पर बेस्ड है ना, ये वास्तविकता पर आधारित है। मतलब कोई भी चीज ऊटपटांग इच्छा आपके दिमाग में आई तो ये रोक देता है आपको, ये रियलिटी पर बेस्ड है। ईगो इदम पर कंट्रोल करके रखता है, प्रेशर बना करके रखता है, हावी है। इदम 90% है ना, इसके बाद भी ईगो इस पे कंट्रोल करके रखता है। सुपर ईगो आपका नैतिकता यानी कि देवत्व का प्रतीक है, वे मोरालिटी का प्रतीक है, देवत्व का प्रतीक है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। ये मम्मी पापा से डर,
पुलिस कोर्ट, इन सब से जो डर हमको लगता है वो सब इसी में आपका आता है। लिबिडो क्या है? ये एक एनर्जी है, एनर्जी सेक्सुअल डिजायर्स की, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हमारी पर्सनालिटी को डिटर्मिनेट कौन करता है। तो हमारी पर्सनालिटी का निर्धारक कौन? हमारी आनुवंशिकता और वातावरण करता है ना। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है व्यक्तित्व का विकास। अब यहाँ पर मतलब कि हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में हेरिडिटी ने कैसा रोल प्ले किया? अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन बुद्धि में आनुवंशिकता नाम मात्र होती है। ओके, तो ये पॉइंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की माप के बारे में, मतलब पर्सनालिटी को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो भाई 3 प्रकार होते हैं इसमें आपके, एक व्यक्तित्व आविष्कारिका, 2 प्रक्षेपण विधियां और तीसरी आपकी होती है प्रेक्षण विधियां, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है ना, जिन्हें हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड। ओके, चलो, तो व्यक्तित्व आविष्कारिका में एक है आपका देखो, वुडवर्थ ने सबसे पहले व्यक्तित्व आविष्कारिका, या जिसे हम मनोमिति आविष्कारिका के नाम से भी जानते हैं, ओके, वुडवर्थ ने सबसे पहले व्यक्तित्व आविष्कारिका का प्रयोग किया था। ओके, तो वुडवर्थ की भी एक आविष्कारिका है जो इसी में आती। इन आविष्कारिका में क्या होता है, क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं और उनके आपको आंसर करने होते हैं, और उसी के बेस पे आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, मतलब कि टेस्ट किया जाता है। ओके, एक है पर्सनालिटी आविष्कारिका में मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, MMPI। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म था, इसमें कितने एकांश हैं? आंसर कीजिए, कितने एकांश हैं इसमें? 550 आइटम्स थे इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें जो संशोधित होकर के आपका आया MMPI-2, इसमें कितने एकांश हो गए? तो इसमें हो गए आपके 567 एकांश, ठीक है। कितने कितने एकांश? जल्दी से बता दो भाई एक बारी, क्या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? बोलो, कितने कितने एकांश हैं? ओरिजिनल में कितने थे और आपके जो रिवाइज्ड होकर के आया उसमें कितने थे? जल्दी से बताइए। हाँ, 550, ठीक है, ओरिजिनल वाले में थे। और इसमें 10 नैदानिक मापनियां भी थी, 10 नैदानिक मापनियां थी, ठीक है। और 567 किस वाले में थे? जब संशोधित होकर के आया दोबारा आपका, तो इसमें 567 आपके थे और 9 नैदानिक मापनी थी, ठीक है। 9 नैदानिक मापनियां थी। टोटल मापनियां तो 13 थी, कुल मापनी जो थी वो 13 थी, 9 नैदानिक मापनियां थी आपकी, ठीक है। चलिए, तो हाँ, एक इन्वेंट्रीज में ही आता है बेल समायोजन आविष्कारिका, है ना, व्यक्तित्व आविष्कारिका में ही आपका आता है। और एक आपकी आती है कैटल 16 प्रश्नावली, ये भी बेल इसी में आती है, व्यक्तित्व आविष्कारिका में ही आती है। ओके, तो ये चीजें आपकी हो जाती हैं, पूछ ली जाती हैं। हाँ, अब हम बात करें प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में। ओके, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में जब हम बात करेंगे इसमें आते हैं आपके शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट। ओके, तो इसमें आपके सामने कुछ शब्द बोले जाते हैं और फिर आपको वही रिपीट करने होते हैं, उसमें से जितने शब्द आपके दिमाग में रह जाएं उनके आधार पर हमारी पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है। दूसरा है हरमन रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण, इसमें आपके 10 कार्ड होते हैं, उनपे स्याही के धब्बे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उनके आधार पर आपकी पर्सनालिटी को, फिर आपको उसमें जो भी इमेज नजर आ जाए, इसमें 5 रंगीन और 5 काले सफेद ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड होते हैं। ओके, अगला है TAT, ये भी एक आपका मतलब कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में ही आता है। ओके, विषय आत्मबोधन परीक्षण 1938 में, इसमें 31 कार्ड थे। एक ये बड़ों के लिए था, वयस्कों के लिए, कहानी सुना करके एक आप, है ना, जैसे कि जो भी हमारे दिमाग में उसी पर हम कहानी बना देते हैं, उस टाइम पे आपसे कोई भी कहानी बोलने के लिए कहा जाता है, तो हम फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी को मेजर करते हैं। तो 31 कार्ड थे, 10 मेल 10 फीमेल, 10 दोनों, एक प्लेन कार्ड था। अब अगर हम बात करें CAT के बारे में, तो ये इसमें भी कहानी सुनानी पड़ती थी, ठीक है, लेकिन ये बच्चों के लिए था 3 से 10 वर्ष के। लियोपोल्ड बैलक ने ये किया था, बनाया था। 10 कार्ड थे जिसपे जानवरों के चित्र बने हुए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें वाक्य पूर्ति परीक्षण के बारे में, तो ये पाइन एवं टेंडलर ने दिया हुआ है।
इसमें क्या करते थे, आधा सेंटेंस बोलते थे और आपसे आधा फिल कराते थे कि काश ऐसा हो जाए, यदि ऐसा होता तो, डैश डैश डैश, फिर आपको फिल करना होता था। अब अगर हम बात करें प्रेक्षण विधियों में कौन आते हैं, तो प्रेक्षण विधियों में मतलब कि आपके व्यवहार को ऑब्जर्व करके, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगाया जाता है। जैसे कि इंटरव्यू मेथड हो गया, आपसे बातचीत करके, रेटिंग हो गया, आपके गुणों को रेट दे करके, है ना। प्रश्न बन जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड है या नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड किस में आता है। ओके, तो पर्सनालिटी टॉपिक आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसको आप लोग बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन जितना भी डिटेल में आपको मिले तो उसको आप पढ़िए। ओके, मैंने तो हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आपको कवर करा ही दी हैं आज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी इससे पहले की जितने भी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हैं उनको आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, चलिए, तो फिर क्या कहते हैं, मतलब कल के लिए जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और कल ज़रूर आप बताइएगा आकर के कि आपका एग्ज़ाम मतलब कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। एंड अपना रिव्यू ज़रूर आप दीजिएगा आकर के, मतलब जब भी, है ना, किसी भी उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आकर के कल कि 5 वाला पेपर कैसा आया है और उनमें कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा। बाकी लास्ट टाइम में कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप जब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, बाकी जितने भी बच्चे जिनको भी एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट आप मैथ अटेम्प्ट मत करना अगर आपका वीक है मैथ तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो टाइम आपका ले जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, है ना, जो भी आपका इजी लगे, मतलब दिक्कत जिसमें नहीं होती है। और बार बार बाइलिंगुअल के चक्कर में, क्योंकि एक है ना, एक साइड एक सामने मतलब एक ही लैंग्वेज आएगी, तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में बहुत टाइम मत वेस्ट करना, है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। लेकिन आप एक काम करना, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो वहां पर आप जरूर इंग्लिश में देखिएगा, क्योंकि कुछ टर्म ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में हमको पता होती हैं पर हिंदी में एक बहुत टफ नाम लिखा हुआ होता है जो हम नहीं फिर कर पाते हैं। ओके, वहां पर हमको दिक्कत हो जाती है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आपकी क्लास में जो भी मौजूद है उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को आपके एमपीटेड ग्रेड 3 के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, आज ये हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं मोनिका कुशवाहा के नाम से। बैच कोर्सेज के लिए आप MK200 लगाइएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के किसी भी प्लस कोर्स पे। और हाँ, आप लोग मुझे चाहते मतलब जो वी टीचर्स यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, आगे भी अगर आप क्लासेस चाहते हैं, ठीक है, तो वी टीचर्स यूट्यूब है मेरा, आप यहाँ पर मुझे फॉलो मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस डेली रात को 9 बजे होती हैं वहाँ पर भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, अपना अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं हम लोग कभी।